सातवीं क्लास के विद्यार्थियों का भूगोल की इस वर्चुअल क्लास में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। अपने पिछले वीडियो में मैंने आपको वायुदाब से संबंधित सामान्य सी जानकारियां दी थी, किंतु आज के वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बस आखिरी तक बने रहिए मेरे साथ। मैं हूं अनिल सर। तो आइए शुरू करते हैं। विद्यार्थियों, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस चित्र के माध्यम से मैं वायुदाब और जो है कि तापमान के बीच क्या संबंध है, ये बात स्पष्ट किए देता हूँ। सामान्य सी बात है, पृथ्वी का जो भाग सूर्य के सम्मुख होता है वहाँ तापमान अधिक होता है। अर्थात सूर्य की लंबवत किरणें पृथ्वी के जिस भाग में पड़ती हैं वहाँ तापमान अधिक होता है, और इस वजह से उस क्षेत्र की हवा गर्म हो जाती है। गर्म होने वाली ये हवा प्रसरित होती है, अर्थात फैलती है, क्योंकि उसका आयतन बढ़ता है और घनत्व कम होता है, अर्थात हवा हल्की होती है और आकाश में ऊपर की तरफ उठती चली जाती है, जिसकी वजह से वहाँ कम वायुदाब का क्षेत्र निर्मित हो जाता है। तो कहने का अर्थ ये है कि जहाँ तापमान ज़्यादा होगा वहाँ वायुदाब कम होगा। आप यहाँ देख सकते हैं, सूर्य की किरणें पृथ्वी के इस भाग में ज़्यादा तापमान प्रोड्यूस करती हैं, ज़्यादा तापमान लाती हैं, जिसकी वजह से इस क्षेत्र की हवा गर्म होगी। गर्म होने वाली हवा प्रसरित होगी, अर्थात उसका आयतन बढ़ेगा और घनत्व कम होगा। घनत्व अर्थात वह हल्की होगी और ऊपर की तरफ उठेगी, आकाश में ऊपर की तरफ जाएगी, जिसकी वजह से इस क्षेत्र में कम वायुदाब का क्षेत्र निर्मित हो जाएगा। आइए इस चीज़ को हम एक छोटे से प्रयोग के माध्यम से स्पष्ट किए देते हैं। ये देखिए, आकाश कंदिल से संबंधित ये प्रयोग है। इसमें करना क्या है, आपको हवा में ऊपर जाने वाला एक आकाश कंदिल लेना है आपको, और उसमें कुछ मीटर लंबा सादा धागा बांध लेना है, और इस आकाश कंदिल में रखे हुए मोमबत्ती को जला देना है। कुछ देर बाद, मोमबत्ती के जलने के कुछ देर बाद, जैसे ही आप धागे को रिलीज़ करेंगे, धागे को छोड़ेंगे, लेकिन धागे का एक सिरा अपने हाथ में पकड़े रहिए। आप क्या देखेंगे कि आकाश कंदिल आकाश में ऊपर की तरफ उठते चले जा रहा है। ये देखिए, और आप यहाँ देख सकते हैं, आकाश कंदिल में जैसे ही मोमबत्ती जलाई गई, कुछ देर बाद आकाश कंदिल का धागा रिलीज करने के बाद, छोड़ने के बाद, वो आकाश में ऊपर की तरफ जाने लगा। आप यहाँ देख सकते हैं। आइए इसके पीछे का कारण जानने की कोशिश करते हैं। भाई, मोमबत्ती जलाने पर आकाश कंदिल में स्थित हवा मोमबत्ती की ऊष्मा के कारण गर्म होने लगती है। गर्म हवा फैलती है, हल्की होती है और ऊपर की दिशा में जाने लगती है। यही कारण है कि आकाश कंदिल आकाश की दिशा में ऊपर उठने लगता है, और यही हमारे प्रकृति में भी होता है। तो बच्चों, तापमान और वायुदाब का बड़ा ही निकटतम संबंध है। जहाँ तापमान अधिक होगा वहाँ वायुदाब कम होगा। अधिक तापमान के कारण हवा गर्म होती है और फैलती है। हवा हल्की भी बनती है क्योंकि उसका घनत्व कम होता है। भूपृष्ठ के समीप की ऐसी गर्म हवा आकाश की दिशा में ऊपर जाती है, जिसकी वजह से उस क्षेत्र का वायुदाब कम हो जाता है। आइए ज़रा हम ये देखते हैं। स्क्रीन पर एक खूबसूरत क्षेत्र का नज़ारा आपको दिखाई दे रहा होगा। ये हाई ऑल्टीट्यूड एरिया है, ये ऊंचा पर्वतीय क्षेत्र है, और उसके नीचे मैदानी क्षेत्र है। तो विद्यार्थियों, इस
चित्र के माध्यम से मैं ऊंचाई और वायुदाब के बीच का संबंध स्पष्ट करना चाहता हूँ। यानी कि जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाते हैं वैसे वैसे वायुदाब में क्या असर पड़ता है, आइए इस बात को देखते हैं। दरअसल हवा में मिश्रित धूलिकण, वाष्प और भारी वायु आदि घटक भूपृष्ठ के निकट अधिक मात्रा में होते हैं। अर्थात यहाँ पर भूपृष्ठ के नज़दीक, धरातल के नज़दीक अधिक मात्रा में होते हैं। अर्थात हवा का घनत्व भूपृष्ठ के नज़दीक सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि उसमें धूलिकण, वाष्प, भारी वायु आदि घटक मिश्रित होते हैं, जिसकी वजह से भूपृष्ठ अर्थात धरातल के निकट हवा का घनत्व ज़्यादा होता है। अब क्या होगा यदि ऊंचाई बढ़ेगी, जैसे कि आप ऊंचे क्षेत्रों में जा रहे हैं यानी पहाड़ी इलाकों में जा रहे हैं, तो होगा क्या, ऊंचाई बढ़ते जाने पर ये मात्रा कम होती जाती है। अर्थात हवा का घनत्व कम होता जाता है, हवा विरल होती जाती है और भूपृष्ठ से जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वैसे वैसे वायुदाब घटने लगता है, जिसकी वजह से हवा का दाब ऊंचाई के अनुसार कम होता जाता है। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको मैं बता रहा हूँ। महाराष्ट्र में आप जो है महाबलेश्वर, माथेरान जैसे स्थानों पर अवश्य गए होंगे। यह स्थान दरअसल समुद्र के तल से अधिक ऊंचाई पर स्थित हैं और जैसा कि अभी अभी मैंने बताया कि जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाते हैं वैसे वैसे वायुदाब कम होते जाता है और उसी के साथ साथ जो है कि तापमान भी घटने लगता है। और जब वहाँ तापमान घटता है तो वहाँ का मौसम काफ़ी सौम्य और आह्लाददायक होता है। यही वजह है कि गर्मियों के दिनों में गर्मी से बचने के लिए आप अक्सर महाबलेश्वर, ऊटी, मनाली, जो है माथेरान जैसे ऊंचे और पहाड़ी इलाकों में, जिन्हें आप जो है ठंडी हवा के स्थान या जो है कि पिकनिक स्पॉट भी कहते हैं, वहाँ जाते हैं। तो रीज़न यही है कि ऊंचाई पर जाने पर तापमान कम होता है और वायुदाब भी कम होता है। तो आइए अब हम एक बात और आपको मैं स्पष्ट किए देना चाहता हूँ। अभी अभी मैंने आपको बताया कि तापमान अधिक होने पर हवा का तापमान जो है बढ़ता है, हवा फैलती है, उसका घनत्व कम होता है, अर्थात वह हल्की होती है और ऊपर की तरफ उठती है। लेकिन ऊपर उठने वाली ये हवा आखिर जाती कहाँ है? दरअसल ऊपर उठने वाली ये हवा जब ऊंचाई पर पहुंचती है तो ऊंचाई पर तापमान बच्चों कम होता है और ये गर्म हवा जब अत्यधिक ऊंचाई पर पहुंचती है तो जो है कि तापमान में कमी की वजह से जो है ठंडी होने लगती है और जो है ठंडी होने की वजह से इसका घनत्व बढ़ने लगता है और घनत्व बढ़ने की वजह से ये भारी होने लगती है और आगे बढ़कर कहीं न कहीं ये नीचे उतरती है। और जिस क्षेत्र में ये नीचे उतरती है वहाँ का वायुदाब जो है बढ़ जाता है, क्योंकि जब हवा भारी होती है उसका घनत्व अधिक होता है, उसका तापमान कम होता है, तो वहाँ वायुदाब अधिक होता है। तो स्पष्टतः मैं आपको दो बातें बता देना चाहता हूँ कि वायुदाब और तापमान का बड़ा ही निकटतम संबंध है। जहाँ तापमान कम होता है वहाँ वायुदाब अधिक होता है और जहाँ तापमान अधिक होता है वहाँ वायुदाब कम होता है। तो आइए हम ज़रा आगे बढ़ते हैं। बच्चों, आपकी स्क्रीन पर दो चित्र आपको दिखाई दे रहे होंगे। आइए ज़रा हम इनके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। दरअसल जो है कि तापमान के दृष्टिकोण से यदि हम जो है कि तापमान को आधार बनाएं तो पूरी पृथ्वी को हम जो है कि 3 कटिबंधों में बांट सकते हैं। उष्ण कटिबंध आप यहाँ देख सकते हैं, ये है समशीतोष्ण कटिबंध और ये रहा
शीत कटिबंध। तो विद्यार्थियों, ये कटिबंध पृथ्वी के दोनों गोलार्धों में पाए जाते हैं। तो आइए ज़रा हम थोड़ी सी जानकारी यहाँ पर भी लिए चलते हैं। दरअसल ये भूमध्य रेखा है, शून्यांश, अक्षांश वृत्त। उसके ऊपर आइए, ये रहा 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश वृत्त अर्थात कर्क वृत्त अर्थात कर्क रेखा। उसके ऊपर आइए देखते हैं, ये है 66.5 अंश उत्तरी अक्षांश वृत्त अर्थात आर्कटिक वृत्त, और उसके ऊपर है 90 अंश उत्तरी ध्रुव। आइए ज़रा हम दक्षिणी गोलार्ध में आते हैं। ये है 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश वृत्त अर्थात मकर रेखा। उसके नीचे आइए, ये है 66.5 अंश दक्षिणी अक्षांश वृत्त अर्थात अंटार्कटिक वृत्त, और उसके नीचे ये है 90 अंश अर्थात दक्षिणी ध्रुव। तो विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है कि ये जो क्षेत्र है 0 अंश से 23.5 अंश उत्तर और 23.5 अंश दक्षिण में यहाँ उष्ण कटिबंध पाया जाता है, अर्थात यहाँ तापमान अधिक होता है वर्ष भर। क्यों, वो भी जान लीजिए। क्योंकि इस क्षेत्र में पूरे वर्ष भर सूर्य की किरणें लगभग लंबवत सी पड़ती हैं, अर्थात लंबवत किरणें अधिक मात्रा में तापमान पैदा करती हैं, अधिक मात्रा में ऊष्मा का उत्सर्जन करती हैं। इसके विपरीत ये जो शीतोष्ण कटिबंध है, यहाँ जो है न ज़्यादा गर्मी न ज़्यादा ठंडी। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं दोनों ही गोलार्धों में शीतोष्ण कटिबंध है। ये है 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश वृत्त से लेकर 66.5 अंश उत्तरी अक्षांश तथा 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश वृत्त से लेकर के 66.5 अंश दक्षिणी अक्षांश वृत्तों के बीच में। यहाँ पर सूर्य की किरणें अपेक्षाकृत तिरछी अवस्था में पड़ती हैं, लंबवत नहीं पड़ती हैं, और तिरछी किरणें ऊष्मा का कम उत्सर्जन करती हैं, जिसकी वजह से यहाँ मौसम आह्लाददायक होता है। किंतु 66.5 अंश उत्तरी अक्षांश वृत्त से 90 अंश उत्तरी ध्रुव के बीच में और दक्षिणी गोलार्ध में 66.5 अंश जो है दक्षिणी ध्रुव से 90 अंश जो है दक्षिणी ध्रुव के बीच में सूर्य की किरणें बिल्कुल पहुंच ही नहीं पाती हैं, या पहुंचती भी हैं तो बहुत ही तिरछी अवस्था में, जिसकी वजह से यहाँ तापमान वर्ष भर 0 अंश से भी कम होता है, जिसकी वजह से यहाँ शीत कटिबंध पाया जाता है। तो बच्चों, आपने अब तक समझ लिया होगा कि कटिबंध अर्थात जो है कि तापमान के आधार पर बनाए गए क्षेत्र। तो मैं आपको यहाँ ये बात समझाना चाह रहा था कि तापमान पेटियाँ, इन्हीं कटिबंधों को हम तापमान पेटियाँ कहते हैं, और इन तापमान पेटियों की वजह से वायुदाब पेटियाँ भी निर्मित होती हैं। तो बच्चों, तापमान पेटियों और वायुदाब पेटियों में पारस्परिक संबंध होता है, लेकिन ख़ास बात आप ये देखेंगे कि तापमान पेटियों का जो अक्षांशीय विस्तार होता है, अक्षांशीय विस्तार यानी इनका जो इनकी जो चौड़ाई होती है, जो इनका विस्तार होता है, ये ज़्यादा होता है, किंतु वायुदाब की पेटियां कम चौड़ी होती हैं। आप यहाँ देख सकते हैं वायुदाब की जो पेटियां हैं वो कम चौड़ी हैं, इनका विस्तार केवल जो है 10 अंश अक्षांश तक ही होता है। आप हर जगह देख सकते हैं, यहाँ पे भी 10, 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 यानी कि 10 अंश अक्षांश तक ही होता है इनका विस्तार। तो दोनों ही जो है चित्रों में अंतर ये है कि ये है कटिबंध यानी तापमान पेटियाँ, और ये है वायुदाब पेटियाँ। जो है कटिबंध और पृथ्वी पर वायुदाब पेटियों का बड़ा ही क्लोज रिलेशनशिप है। आप देख सकते हैं कि कटिबंधों का अक्षांशीय विस्तार यानी कि इनका जो एरिया है बिल्कुल दूर दूर है, काफ़ी विस्तारित है, काफ़ी विस्तृत है और सटी सटी हैं ये, किंतु जो है कि इन तापमान पेटियों की वजह से उत्पन्न वायुदाब पेटियाँ, इनका विस्तार, इनका अक्षांशीय विस्तार बहुत ही सीमित है, बहुत ही कम है। और कितना है?
सामान्यतः 10 अंश अक्षांश तक होता है। जो है कि तापमान के असमान वितरण का प्रभाव वायुदाब पर भी पड़ता है। जैसा कि मैंने अभी अभी आपको बताया कि भूमध्य रेखा क्षेत्रों में यानी विषुवत-वृत्तीय क्षेत्रों में, ये विषुवत-वृत्तीय क्षेत्र है, इस क्षेत्र में सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं और जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे सूर्य की किरणें जो है लंबवत न होकर के तिरछी अवस्था में पड़ती हैं और तिरछी अवस्था में पड़ने वाली सूर्य की किरणें कम ऊष्मा का उत्सर्जन करती हैं, जिसकी वजह से वहाँ तापमान कम होता है। तो कहने का मतलब ये है कि पृथ्वी पर जो है तापमान का वितरण सब जगह समान नहीं है, असमान है, और इस असमान वितरण का प्रभाव वायुदाब पे भी पड़ता है। अर्थात पृथ्वी पर वायुदाब सर्वत्र एक जैसा नहीं है, कहीं कम तो कहीं ज़्यादा, कहीं कम तो कहीं ज़्यादा। तो पृथ्वी के ऊपर विषुवत रेखा से लेकर दोनों ध्रुवों के बीच जो क्षैतिज समानांतर दिशा में वायु के कम और अधिक दाब की पेटियों का निर्माण आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पर एक बार फिर से मैं स्पष्ट किए देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर 0 अंश अर्थात विषुवत वृत्त है और विषुवत वृत्त के ऊपर 5 अंश उत्तर और 5 अंश दक्षिण यानी कि 10 अंश का जो अक्षांशीय विस्तार है ये कम दाब की पेटी का है, यानी यहाँ पर वायुदाब कम होता है। ये सारी बातें हम विस्तार से अगले चित्रों में जो है बारी बारी से समझेंगे। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं ज़रा सा। आप यहाँ भी देख सकते हैं, यही बातें यहाँ पर भी हैं बच्चों। ये पृथ्वी है, ये एक्वेटर है, एक्वेटर यानी भूमध्य रेखा, विषुवत वृत्त है ये 0 अंश। उसके उत्तर में आप देख सकते हैं ये 23.5 अंश। उत्तरी अक्षांश वृत्त अर्थात इसे कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क वृत्त, ये कर्क रेखा है। और ज़रा ऊपर जाइए, ये है 66.5 अंश उत्तरी अक्षांश वृत्त, 66 डिग्रीज एंड 30 मिनट्स, इसे कहते हैं आर्कटिक अक्षांश वृत्त। और उसके ऊपर ये रहा आपका 90 अंश उत्तरी ध्रुव। आइए ज़रा नीचे चलते हैं। ये दक्षिणी गोलार्ध है बच्चों। भूमध्य रेखा से ऊपर उत्तरी गोलार्ध और नीचे की तरफ दक्षिणी गोलार्ध पाया जाता है। तो यदि हम 0 अंश विषुवत वृत्त से नीचे की तरफ आते हैं तो ये है 23.5 अंश जो है दक्षिणी अक्षांश वृत्त, जिसे कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर रेखा। उसके नीचे आइए, ये है 66.5 अंश दक्षिणी अक्षांश वृत्त, जिसे कहते हैं अंटार्कटिक सर्कल। ये है आपका 90 अंश दक्षिणी ध्रुव। तो विद्यार्थियों, जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि ये कटिबंधों का विस्तार कैसा होता है, तो आप जान सकते हैं ये पूरा क्षेत्र उष्णकटिबंधीय है। अर्थात यहाँ वर्ष भर तापमान अधिक होता है, क्योंकि वर्ष भर इस क्षेत्र में सूर्य की किरणें लगभग लंबवत सी पड़ती हैं। और ये है, ये वाला जो मैं इस तरह से कर रहा हूँ, ये क्षेत्र जो है समशीतोष्ण कटिबंध का है। अर्थात यहाँ सूर्य की किरणें लंबवत न पड़ करके तिरछी अवस्था में पड़ती हैं, अर्थात कम ऊष्मा का उत्सर्जन करती हैं और यहाँ पर तापमान जो है कम होता है। इसके विपरीत यहाँ पर जो है कि सूर्य की किरणें शायद ही पहुँच पाती हैं, या पहुँचती भी हैं तो बहुत ही तिरछी अवस्था में होती हैं, जिसकी वजह से यहाँ तापमान वर्ष भर जो है, ये उत्तरी ध्रुव का क्षेत्र है और ये दक्षिणी ध्रुव का क्षेत्र है, यहाँ शीत कटिबंध पाया जाता है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में वायुदाब के विविध पट्टियों के बारे में विस्तार से जानकारी लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद।